महबूब जी, अयूब जी, अनस जी, आप तमाम साथियों का अगर किसी का नाम छूट गया हो तो मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूं। मैं नाम बोलने के लिए नहीं आया, क्योंकि साथियों अभी जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई इस समाज के सम्मान की लड़ाई है। और आज इस देश में, खास तौर से इस प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आत्मसम्मान की परवाह ना करते हुए हमें समाज के आत्मसम्मान की परवाह होनी चाहिए। आपको पता है कि एक घटनाक्रम अभी पिछले महीने पहले एक घटनाक्रम सांसद साहब के अंदर हुआ, और दोनों घटनाक्रम पर यहां वर्तमान में सरकार में बैठे लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं, क्योंकि पहले घटनाक्रम में घटना को अंजाम देने वाले उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग पदाधिकारी हैं, और दूसरी घटना को अंजाम देने वाले लोग उन्हीं की संघ की विचारधारा के लोग हैं, और जिसके साथ में घटना हुई है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है। एक भी नेता आज वर्तमान सरकारों में बैठे एक भी नेता इन दोनों घटनाओं पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज वसीम का परिवार पूरी तरह से आप लोगों पर भरोसा कर रहा है कि हाँ, समाज के लोगों से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि जब समाज एकजुट होकर किसी आवाज को उठाता है तो कहीं ना कहीं न्याय मिलता है। तो समाज को एकजुट होना चाहिए, और भाई वसीम के लिए हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। भाई वसीम के परिवार के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम आवाज उठानी चाहिए। और जो घटनाक्रम सांसद सामने हुआ, एक निर्भया रेप बलात्कार केस जो सांसद सामने हुआ है, उस बेटी को, क्योंकि उसमें पुलिस प्रशासन ने 6 से 7 लोगों को जेल भेजा, लेकिन पूरी घटनाक्रम में पर्दा डालने वाला, पूरी घटनाक्रम के साक्ष्य छिपाने वाला जो प्रशासन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी आकर बोला कि ये व्यक्ति इसमें पूरी तरह से साक्ष्य छिपाने में शामिल है, जल्दी ही इसकी अरेस्टिंग होगी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में आकर प्रशासन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की अरेस्टिंग करना नहीं चाहता। और दूसरा घटनाक्रम जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक नौजवान साथी, आप सोचकर देखो, उसकी माँ की पीड़ा को महसूस करो, उसके पिता की पीड़ा को महसूस करो, उसकी छोटी बहनों की पीड़ा को महसूस करो, उसके छोटे भाइयों की पीड़ा को महसूस करो कि काश अगर वसीम मेरे परिवार का हिस्सा होता तो मेरे परिवार की हालत क्या होती। हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, हम रोज अपने कार्य करते हैं, हम रोज रोटी रोजी कमाने में व्यस्त रहते हैं, अपने बच्चों में खुश रहते हैं, लेकिन एक बार उस परिवार को देखो जिस परिवार में आज भी सही से उनके घर में खाना नहीं बनता है। उस परिवार के आंसू पोंछने वाला अगर सामने कोई खड़ा है तो समाज खड़ा है। इस समाज को समझना चाहिए। साथियों, जब ये घटनाक्रम हुआ, मैं वहां मौके पर मौजूद था। मैंने बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज नेताओं को वहां से भागते हुए देखा है कि जब समीम की डेड बॉडी वहां चारपाई पर रखी हुई थी और प्रशासन लाठी बांधकर उस डेड बॉडी को वहां से हटाना चाहता था, अपने अंडर में लेना चाहता था, तो अच्छे अच्छे नेताओं को मैंने वहां से भागते देखा है। आपका भाई वहीं डटा रहा, मेरे साथी लोग वहीं डटे रहे, और हमने प्रशासन के सामने ही पीड़ित परिवार को, वसीम के भाई को और उनके पिताजी को कहा कि आप खड़े रहिए, पहली लाठी हमारे ऊपर को होकर आएगी, जब आप पर आ जाएगी आप चिंता मत करें, आप खड़े, हम आपके साथ खड़े। तो मैं आपको यही कहना चाहता, अभी हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अगर इस मजलूम, इस बेसहारा समाज की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, इस बेसहारा समाज का अगर कोई सहारा बनकर खड़ा है, तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेता, उनके सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटी है। हमारे महापुरुषों ने खून का एक एक कतरा लगाकर इस देश को आजादी दिलाई है। इस देश की मिट्टी में हमारे महापुरुषों का खून शामिल है। इस देश से हम प्यार करते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से वर्तमान सरकारों में बैठे लोग, खासतौर से आरएसएस, भाजपा,
के हाथ में है। अगर मेरी मौत भी आएगी तो जिस दिन वहां से फरमान जारी होगा तब मेरी मौत आएगी। इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, इनसे डरने की बात नहीं है। जो बोलना है खुलकर बोलो। अगर आप अपनी जगह सही हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। आज वर्तमान समय में अब पूरी तरह से पूरे देश के अंदर अगर दहशत का माहौल किसी संगठन किसी पार्टी ने पैदा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो आरएसएस का संगठन है, वो बजरंग दल का संगठन है, वो हिंदू वाहिनी का संगठन है, जिन्हें मुसलमानों का वोट तो चाहिए। लेकिन जब मुसलमानों के अधिकारों की बात आती है, जब दलितों के अधिकारों की बात आती है तो वो उनके अधिकारों के लिए लड़ना पसंद नहीं करते हैं, वोट भले ही आप लोग उन्हें कर दें। और हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपना सम्मान गिरवी रख दिया कि चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा उठा लेते हैं। उन लोगों को भी समझना चाहिए और उन्हें खुलकर बोलना चाहिए कि एक बेटे को रात के अंधेरे में एक तालाब में तड़पता छोड़ दिया गया। जब तक वो तालाब में डूबकर नहीं मरा तब तक उसे बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो आज तो वसीम के साथ हुआ है, कल को महक सिंह के साथ हो सकता है, कल को आपके साथ हो सकता है। अगर हम आज एक होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको न्याय दिलाने वाला व्यक्ति कोई मौजूद नहीं होगा, आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। क्योंकि आज के समय में जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप लोग मजबूती से उनके साथ खड़े नहीं होते हैं तो कल को आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, इतना याद रखना। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, हम लोग क्यों इस बात को बार बार कहते हैं? हम इसलिए अपने काम के आधार पर इस बात को कहते हैं कि जब भी मेरे पास में मगरूमपुर से कोई फोन गया तो मैंने आप लोगों को कभी निराश नहीं किया। मैं खुद चलकर आप लोगों के लिए आया और जो सही कार्य था उस सही कार्य को अंजाम दिया गया। प्रशासन का व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर सामने बैठा हो, हमने कभी दम कर बात नहीं की। अगर हम सही हैं, हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है तो हमें कोई सता नहीं सकता है। आपको यही कहना चाहता हूं कि आप किसी का बुरा मत करना, तुम्हारा बुरा हम नहीं होने देंगे। आप किसी का बुरा मत करना, तुम्हारा बुरा हम नहीं होने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत सारे लोग वसीम के घर पर आए, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए, क्योंकि उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है, मेरा आना जाना उस परिवार से है, मैं जानता हूं अच्छे से उस परिवार को। मैं इस मंच के माध्यम से इस बात को भी कहता हूं, चलिए मैं प्रशासन की बात को सही मानता हूं कि वसीम गोकशी कर रहा था, चलिए मैं इस बात को भी सही मानता हूं कि वसीम के पास में गोमांस था, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि प्रशासन को किसने राइट दे दिया एक बच्चे को तड़पता हुआ छोड़कर वहां से जाने का, और जब तक वो नहीं मरा तब तक उसे उस जोहर में, उस तालाब में निकलने नहीं दिया गया। क्या प्रशासन को ये राइट है? अगर उसके पास कुछ था भी और अगर उसने कुछ किया भी था तो इस देश का कानून उसे सजा देता, उसे पकड़कर जेल भेजना चाहिए था, ना कि उसे मौत के घाट उतारना चाहिए था। वो भी किसी का बच्चा था, वो भी किसी का बेटा था। लेकिन मैं सीधे से इन बातों को नकारता हूं, क्योंकि जो प्रशासन के द्वारा दिखाया गया घटना रात के 12 से 2 बजे के बीच की, और गोमान साहब सुबह की नमाज के समय स्कूटी से निकालते हुए दिखाते हैं, तो ये तो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से परिवार को टारगेट किया गया। और मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो कॉल 5 तारीख की हम लोगों ने दी है कि 5 अक्टूबर को डीएम कार्यालय पर पहुंचकर हम अपनी बात रखेंगे, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आना। मैंने अपने साथियों को कहा था कि आने तो 5 तारीख नजदीक, आने तो 5 तारीख नजदीक, आपकी बात को माना जाएगा। कल मैं प्रशासनिक लोगों से मुलाकात करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपकी जांच को देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया है और देहरादून में आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आपको क्षेत्रीय पुलिस पर अगर भरोसा नहीं है तो आपकी जांच को देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया।
हमने कहा हम इस चीज से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम चाहते हैं कि लोगों को सच्चाई का पता चले, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है और किसकी ये साजिश है, जिस साजिश के तहत उस बच्चे को मारा गया है, ये पता चलना चाहिए। हमने मांग की कि इसमें यहाँ उत्तराखंड स्तर से सीबीसीआईडी की जांच होनी चाहिए और जो नाजायज तरीके से हमारे लोगों पर 150 लोगों पर मुकदमे लगाए गए हैं, वो मुकदमे तत्काल प्रभाव से सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। हम जब तक नहीं मानने वाले हैं, जब तक आपने इन्वेस्टिगेशन को देहरादून ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब तक नहीं मानने वाले हैं, जब तक हमारे बेगुनाह भाइयों से मुकदमे वापस नहीं होंगे। उसी